नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेंद्र दत्त त्रिपाठी बोल रहा हूँ। सामान्य तौर पे आप सबके बीच में बीडी त्रिपाठी के नाम से जाना जाता हूँ। लोकसभा 54 फैजाबाद अयोध्या परिक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ और आपके बीच कुछ बातें साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, जब चुनाव होता है तो ये एक माकूल अवसर है, एक सही समय है कि बहुत सारी बातों से आपको रूबरू करा दिया जाए, जिससे आपको फैसले लेने में सुविधा हो। साथियों, मैंने कई बार यह बात कही है और सोशल मीडिया पे आपने अलग तरीके से भी सुनी होगी कि जब व्यक्ति कोई कर्मचारी चुनता है, कोई अपने लिए सेवक चुनता है, तो वो दुनिया भर की जांच पड़ताल करता है। क्या यह उचित नहीं है कि जब हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हों, अपने लिए अपने क्षेत्र का नेता चुन रहे हों, तो तमाम और बातों पे गौर किया जाना चाहिए। जब अपने भविष्य की चाबी किसी के हाथ में देने जाना है तो निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दों पर सोचना होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे हैं और मेरे पास लगातार फ़ोन और सोशल मीडिया पे उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझसे कब मिलेंगे। कुछ लोगों से मैं मिलने लगातार जा भी रहा हूँ, लेकिन 122 किलोमीटर परिक्षेत्र के वर्ग क्षेत्रफल पे फैला हुआ यह लोकसभा क्षेत्र, इसमें एक एक आदमी से रूबरू मिलकर अपनी बात कह पाना, बता पाना बहुत आसान नहीं है। खास तौर से मेरे जैसे आदमी के लिए, जो न केवल एक अलग आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, बल्कि संगठन और संसाधन के नाम पर भी बहुत सक्षम नहीं है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आप तक पहुंचूं। मेरे पास झूठ और भ्रम फैलाने वाले ना तो पन्ना प्रमुख हैं, ना बूथ इंचार्ज हैं। मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि जिस दिन 20 मई को लोकसभा फैजाबाद के लिए आप वोट डालने जाएंगे, उस दिन आपको खुद ही वहां पर आदर्शवादी बनकर न केवल वोट दिलाना होगा, वोट डालना होगा, बल्कि बहुत सारी जो वहां पर अनियमितताएं होती हैं उनको रोकने के लिए आदर्शवादी बनकर खड़ा रहना पड़ेगा। ईवीएम मशीन के 8वें खाने पर बल्लेबाज चुनाव चिन्ह है, जिसका बटन दबाकर आदर्शवादी व्यक्ति को आपको चुनना है। अब मैं आता हूं कि आप आखिर मुझे क्यों चुने, मुझे क्यों वोट दें। बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि मुझे क्यों वोट दें। तो मुझे क्यों वोट दें, इसका एक साफ जवाब है कि पिछले 30 साल से राजनीतिक बियाबान में मैं आपके बीच खड़ा हूं, लड़ रहा हूं और चीजों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि कहां आपसे गलती हो रही है। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत पहले से परिचित हैं। मेरी 50 साल की अवस्था है और लगभग 35 सालों से मैं राजनीतिक बियाबान में सक्रिय हूं। 1999 में मैं पहला चुनाव साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ का लड़ा था। तब से आज तक गंगा में, सरयू में बहुत सारा पानी बह गया। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ उस समय कदम से कदम मिला रहे थे, राजनीति में थे, वे सब राजनीति छोड़कर अपने अपने काम धंधों, ठेके पट्टों में बिजी हो गए। तमाम लोगों ने नौकरियां कर ली, पर आपका ये साथी इसी कुर्ते पैजामे के साथ इस बियाबान में डटा हुआ है और लड़ रहा है। मैंने हर चुनाव में आवाज लगाई, वो आवाज आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंच रही होगी, इसका मुझे पूरी तौर पर इत्मीनान है। जब आप ये पूछते हैं कि आखिर बीडी भाई आपको वोट क्यों दिया जाए, तो उसके पीछे कारण है कि आप उनका मूल्यांकन कीजिए कि जिनको आप वोट देते चले आए हैं वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे। मैं सत्ताधारी दल की अगर बात करूं, आदरणीय लल्लू सिंह जी यहाँ पर माननीय हैं, सांसद हैं, पर आप ये सोचिए कि एक फैजाबाद अयोध्या की विकास की झूठी तस्वीर दिखाकर वो पूरी की पूरी लोकसभा क्षेत्र के वासियों को कैसे मूर्ख बना सकते हैं। लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र दरियाबाद आता है, विधानसभा क्षेत्र रुदौली, मिल्कीपुर और बीकापुर भी आता है। क्या वहां के व्यक्तियों को
लाइमलाइट में आने में, उनके क्षेत्र का विकास होने की बात नहीं कही जाती। यहाँ पर एक चर्चा आम है कि माननीय सांसद लल्लू सिंह जी ने एक गांव गोद में लिया था जो शायद रुदौली परिक्षेत्र का गांव है। उसकी तस्वीर आप सबके सामने है। 4 सालों से हर घर हर नल की योजना चल रही है, लेकिन आप ये बताइए कि किस ब्लॉक के किन घरों में, कई घरों में पानी पहुंच पाया है। विकास की तस्वीर तो जाने दीजिए, रुदौली और बीकापुर के अंदरूनी परिक्षेत्रों में जब जाम लगता है तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। रोज रोज मंदिर के नाम पर वीआईपी की आमद ने पूरे अयोध्या वासियों का जीना हराम कर रखा है। एक राम मंदिर ही मंदिर नहीं है अयोध्या में। अयोध्या मंदिरों का गढ़ है, मंदिरों का शहर है, और उस हर एक मंदिर के पुजारी की, हर एक मंदिर की व्यवस्था से जाकर पूछिए कि इस 10 साला सरकार ने उनके लिए क्या किया है सिवाय दुश्वारियों के। जब मैं आपसे ये बात कहने आता हूं तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि मंदिर के नाम पर किस तरीके से अतिक्रमण हटाओ, राम पथ बनाओ, परिक्रमा पथ बनाओ, इसके चक्कर में सालों साल से जमे हुए दुकानदारों, मकान मालिकों को हटाया गया, बेदखल किया गया, किराएदारों को भगाया गया, उनको औने पौने मुआवजा दिया गया। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पीछे 10 सालों से यहां पर जो जमीनों के सर्किल रेट होते हैं साथियों, उनका हर 3 साल बाद सरकारी तौर पर पुनर्मूल्यांकन होता है और सर्किल रेट बढ़ाए जाते हैं। लेकिन पिछले ये सरकार के 10 साल और उसके पहले से 2 साल से, विगत 12 वर्षों से फैजाबाद में कोई सर्किल रेट बढ़ाया नहीं गया। लिहाजा सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा तय किया जाता है और उस मुआवजे की आधी अधूरी रकम ही आपको दी जाती है। क्या इसके लिए माननीय संसद को दरी बिछाकर अनशन नहीं करना चाहिए था? वो सरकार में संसद थे, वो चाहते तो आपकी बात संसद तक पहुंचाते, आपको सही मुआवजा दिलाते, पर ऐसी कोई बात उन्होंने की? मंदिर के नाम पर यहां पर एक आदमी चंपत राय बैठा है जिसकी चोरी डकैती के किस्से आम जनमानस में आम हैं, वीडियो हैं। उनकी पूरी टीम अयोध्या को लूटने के लिए लगी हुई है, लेकिन चूंकि वो आरएसएस के बड़े सरोकारों से जुड़े हुए हैं, बड़े अलंबरदारों से जुड़े हुए हैं, लिहाजा माननीय सांसद ने उनके कुकृत्यों के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोला। क्या उनके कुकृत्यों के खिलाफ मुंह नहीं खोला जाना चाहिए था? आपको याद होगा इन लोगों ने जमीनों के बंदर बांट के इतने घिनौने किस्से किए कि माननीय मुख्यमंत्री अयोध्या आते हैं और उनको एक वीडियो में यहाँ के विधायक से साफ साफ कहना पड़ता है कि तुम हटो यहाँ से, तुमने जमीनों का बड़ा खेल किया है, तुम्हारी बड़ी वजह से बड़ी बदनामी हो रही। अरे बदनामी हो रही है तो उसे पार्टी से निकालो, उसके खिलाफ कार्यवाही करो, पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी साथियों जानते हैं? क्योंकि पार्टी और उनके नेताओं का उसमें बराबर हिस्सा पहुंचता है। यहां पर जितने भी हर घर हर नल हर जल के योजना के एक्सियन बैठाए गए, सब बाकायदा ऊपर तक कमीशन दे रहे हैं और काम करने की रफ्तार सुस्त से सुस्त है। पूरे अयोध्या फैजाबाद शहर को चमकाने के नाम पर ऐसी नालों की, सीवर लाइनों की, सड़कों की खुदाई की गई कि 5 साल से शहरवासी हलकान हैं कि आखिर वे जाएं तो कहां जाएं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, किसी भी समय उनके पास सुकून का कोई समय नहीं है, पर माननीय सांसद महोदय ने कोई आवाज नहीं उठाई। और तो और जाने दीजिए, मौजूदा सांसद महोदय के विपक्ष में इंडिया गठबंधन ने जो उम्मीदवार उतारा है उसके विषय में भी सोचिए। माननीय सांसद महोदय से वे उम्र में 3 साल बड़े, 10 कदम चलना उनके लिए दुश्वार है। ठीक से 2 लाइन भाषण नहीं दे सकते, 4 लाइन लिख नहीं सकते एप्लीकेशन, और उनको सांसद का टिकट दिया गया है। जानते हैं क्यों टिकट दिया गया है? वास्तविकता यह है कि जिसको आप विपक्ष कहते हैं वो सत्ता पक्ष के हाथों कठपुतली बन के फाउल गेम खेल रहे हैं। वो सत्ता पक्ष को जिताने के लिए गेम खेल रहे हैं। उधर उन्होंने नारा लगवाया है। नारा क्या है? आपने भी सुना होगा, न मथुरा न काशी अवधेश पासी। क्या इंडिया गठबंधन इस बात पर कहेगा कि उनको सिवाय पासी बिरादरी के और किसी का वोट नहीं चाहिए?
लेकिन फिर आप उसी बिरादरीवाद के नाम पर, उसी मंदिर के नाम पर, उसी समुदाय के नाम पर वोटिंग करेंगे तो फिर आपको एक ऐसा सांसद मिल जाएगा जो आपकी कहीं कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला है, पेंशन आगे चलकर और तनख्वाह और सुविधाओं का केवल लाभ उठाना उसका काम रहेगा। यहां के जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे वोट दीजिए तो उसका मूल कारण यही है कि आप उन लोगों को वोट देते हैं जो केवल तनख्वाह और सुख सुविधाओं का भोग लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे मन में आपके लिए कुछ सपने हैं, कुछ बातें हैं और मैं उनको पूरा करने के लिए बार बार आपसे गुहार लगा रहा हूं। साथियों, आप इसी कड़ी में समझिए कि सरकार के कितने कितने बड़े बड़े कुकृत्य रहे। हालांकि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सरकार के बहुत सारे काले कारनामे आप तक जरूर पहुंचते होंगे। अभी हाल फिलहाल में जब कोरोना वैक्सीन का मामला गरमाया तो आपने कोरोना वैक्सीन की सच्चाई सुनी होगी। आप जानते हैं कोविशील्ड नाम की वो वैक्सीन मार्केट से हटा ली गई है। हटा क्यों ली गई है? क्योंकि अब उस पर श्वेत पत्र साफ साफ साझीदार फर्म का आ गया कि हां उसके साइड इफेक्ट होते। निश्चित रूप से जिसके भी फेसबुक में, व्हाट्सएप में 1000 लोगों का कोई ग्रुप जुड़ा होगा, अगर रोज नहीं तो हर एक हफ्ते में न्यूनतम एक आदमी के सडनली हार्ट अटैक की सूचना आपको प्राप्त होती होगी। आप जानते हैं मैंने वैक्सीन का डोज नहीं लगवाया क्योंकि मुझे इस सरकार के कुकृत्य पर पहले से ही इत्मीनान था कि अगर ये मोदी सरकार है तो ये सिवाय झूठ बोलने के और कोई काम नहीं करेगी। आजकल भाजपाई सीधे सीधे चिल्ला रहे हैं, अरे पहली वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवाने का नाटक किया था ताकि उसकी वीडियो, उसका प्रचार दिखा के अन्य आदमियों को वैक्सीन लगवाई गई। वैक्सीन का पूरा खेल क्या है आपको इस पर गौर करना चाहिए। वैक्सीन एक कंपनी बनाती है, उस कंपनी की वह कंपनी एक कंपनी में साझीदार भी है। बेसिक कंटेंट उस साझीदार कंपनी का था। भारत की कंपनी उनके साथ साझा करती है, कोविशील्ड बनाती है और वो वैक्सीन बनाने वाले आदमी को सरकार यह वादा करती है कि जितनी आप 250 करोड़ वैक्सीन बनाएंगे सब सरकार आपसे खरीद लेगी। अच्छा, जब सरकार खरीद रही है तो कहां से खरीद रही है? सरकार हमारे आपके पैसे से खरीद रही है। उस वैक्सीन को सरकार हमारे आपके पैसे से खरीदेगी और खरीदेगी और जनता को लगवाएगी। अच्छा, जब जनता को खरीद के लगवाना था तो वैक्सीन बनाने वाले से 50 करोड़ चंदा लेने की क्या जरूरत थी? उस आदमी ने भाजपा सरकार को 50 करोड़ का चंदा दिया और आप जानते हैं वैक्सीन बिक जाने के बाद उस आदमी ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और जाकर इंग्लैंड में बस गया। उसका नाम पूनावाला आपने सुना होगा। सरकार ने वैक्सीन का इतना बड़ा गेम किया, पूरे के पूरे सभी देशवासियों को लाइन में, आपको किसी होटल में रुक नहीं सकता था। आप जानते हैं मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र झूठा बनवाया और अपने काम चलाए। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, वो मेरे पक्षधर थे। उन्होंने कहा त्रिपाठी साहब आप नहीं लगा रहे हैं तो मैं भी नहीं लगवाऊंगा। ये लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम मोदी सरकार ने किया। मैं उनके प्रतिनिधि, उनके माननीय चुनाव लड़ने वाले सांसद को वोट ना देने की आपसे अपील करता हूं। इसीलिए कहता हूं कि मुझे वोट दीजिए। अब चले आइए, जब चुनाव हो रहा है तो बहुत सारे मुद्दों पे बात होगी। आपको याद होगा पिछले आम चुनाव के ठीक पहले पुलवामा कांड हुआ था। देश के पहले विस्फोट में 56 और बाद में 6 कुल 62 व्यक्तियों ने, 62 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप जानते हैं 300 किलो यानी 3 कुंटल यानी 3 बोरा आरडीएक्स का वो धमाका था। आप ये बता दीजिए कि 3 बोरा आरडीएक्स कश्मीर वैली जैसे सेंसिटिव इलाके में पोर्ट कर ली जाती है, लगा दी जाती है और कार में रख के विस्फोट भी करा दिया जाता है। आप जानते हैं उस विस्फोट से इतनी गर्मी, इतना तेज धमाका फैला कि जो
हमारे जवानों के शरीर थे वो पिघल गए और उस पिघले हुए शरीर को लोटे में भरकर, ताबूत में रेत भरकर, बीच में लोटा रखकर अफसरों नेताओं के साथ शरीर के नाम पर उस ताबूत को उनके घर भेजा गया। और ताकीद क्या की गई जानते हैं? कि ताबूत खोलना मना है, क्योंकि अगर ताबूत खोला जाता तो पता ये चलता कि उसमें तो सिवाय खून मांस के कीचड़ के अलावा कुछ था ही नहीं। समूचा आदमी तो मिट चुका था और उसका ऐसा तमाशा बनाया इस सरकार ने और उसके बल पे चुनाव जीते। अभी 2 साल पहले उस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ एक आदमी देवेंद्र सिंह नाम का पकड़ा जाता है कश्मीर वैली में। आप जानते हैं जब वो कश्मीर वैली में चेक लगी थी, सामान्य चेक पोस्ट थी, एक अच्छा अफसर खड़ा था, उस अफसर ने देवेंद्र सिंह को संदेह के आधार पर गाड़ी रुकवा ली और गाड़ी रुकवा ली। उसके बाद आपत्तिजनक चीजों के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया। ऑन कैमरा, ऑन मीडिया वो गिरफ्तारी हुई, वो दिल्ली लाए गए। आप जानते हैं देवेंद्र सिंह छूट चुके और देवेंद्र सिंह ने उस समय पुलिस अफसरों को, मिलिट्री अफसर्स को धमकाते हुए क्या कहा था जानते हैं? कहा कि सरकार के बहुत सारे राज हमारे पास हैं, तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। पर वो अफसर देशभक्त था, उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो तुम गिरफ्तार हुए। उस समय का बयान ये था कि वो बहुत कुछ बताने वाला था पुलवामा के बारे में। क्या देश को कुछ पता लग पाया? नहीं, क्योंकि देश को ये पता लगने देने ही नहीं जाना चाहते। देश इनसे जब भी किसी मुद्दे पे बात करेगा तो ये रटी रटाई बात करेंगे कि भाई पुरानी सरकारों ने 70 साल में क्या किया। 70 साल का हिसाब देना है तो तुम अपने 10 साल का भी तो कुछ हिसाब दो। दूसरे मुद्दे पे आ जाइए। रोज आपको पता है आप इसको अनसुना कर देते हैं, इस बहाव में, इस बयार में आप इस मुद्दे को भूल जाते हैं। वो मुद्दा क्या है? चीन लगातार भारत की धरती पर अपनी चौकियां बना रहा है, उनके इलाकों के नाम बदल रहा है। और आप जानते हैं ये आदमी सदन में खड़े होकर साफ साफ कहता है कि ना कोई आया है ना कोई आएगा। वहां पर जो इलाका है लद्दाख, वहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लगातार धरना चल रहा है। आप सोशल मीडिया से उस बात को देख सकते हैं। देश की अस्मिता, देश की सीमा खतरे में है। इनके लोग बार बार देश को बरगलाते हैं कि नेहरू जी के जमाने में चीन को जमीन दे दी गई। वास्तविकता क्या है? नेहरू जी के जमाने में भारत चाइना युद्ध जो हुआ था उसमें चाइना जहां से आया था वहां तक वापस चला गया। 1 इंच भूमि भारत की नेहरू जी के जमाने में चाइना को नहीं दी गई। वह इतिहास का एक दूसरा फलक है। मैं उसके बारे में फिर आपको कभी मिलूंगा, बताऊंगा कि वो क्या है, या मेरे सोशल मीडिया पेज वगैरह से आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चूंकि समय कम रहता है और आपसे बातें बहुत करनी है, विषय बढ़ जाएगा, इसलिए इस पर अभी विराम करता हूं। चले आइए, आप पढ़ाई के बारे में बात कीजिए। सबसे बड़ी आज की डेट में किसी भी परिवार की, किसी भी बच्चे की व्यवस्था क्या नीड है, आवश्यकता क्या है? पढ़ाई। आप जानते हैं भारत में दुनिया में सबसे महंगी पढ़ाई होती जा रही है। इतनी महंगी पढ़ाई है कि यहां छोड़कर लोग विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं यहां अगर किसी को MBBS करना हो तो आमतौर पर उसके 20 करोड़ रुपए खर्च हो जाने हैं। आप जानते हैं जब बाहर आदमी पढ़ने जाता है तो रहने, ठहरने, सीखने, पढ़ने, डिग्री लेकर वापस आने तक का खर्चा 40-50 लाख रुपए में निपट जाता है। अब आप ये बता दीजिए कि कैसे ना आदमी बाहर जाए। आलम यह है कि जैसे ही नए सत्र के आरंभ होते हैं, आपने सोशल मीडिया पर गुहार सुनी होगी गार्जियंस की कि अरे इन कॉपी किताब बेचने वालों को तो कम से कम सरकार रोके। प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन, उत्तर माध्यमिक एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन,
किसी भी स्तर पर जाने पर आज एकदम नई नई बात है, सुबह ही मेरे पास एक गार्जियन का फोन आया कि भैया आपके घर के बगल में जो स्कूल है वहां पे बच्चे का एडमिशन कराना है, आप थोड़ा उनसे गुजारिश कर देते कि हमें फीस, एडमिशन फीस और महीने की फीस में थोड़ी रियायत मिल जाती तो मैं अपने बच्चे को पढ़ा ले जाता। मैंने फोन किया, उन्होंने वादा तो किया कि हाँ मैं कुछ करूंगा, पता नहीं उनको लाभ मिला है अभी कि नहीं, वो मुझे बताएंगे। मेरे ये कहने का मतलब है, दवाई की बात कीजिए, आज का जो पॉल्यूटेड समय है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो प्रदूषण की वजह से, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसम की मार की वजह से बीमारियां बढ़ गई हैं। कोरोना ने लोगों के जीवन जीने की शैली को प्रभावित किया है, शरीर को प्रभावित किया है। अब छोटी मोटी बातों पर बड़ी बड़ी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। आप अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ठीक 10 साल पहले या ठीक 5 साल पहले जो टैबलेट 12 रुपए 16 रुपए की हुआ करती थी, वो आज 26 रुपए 32 रुपए की टैबलेट है। महंगी दवाई, महंगी पढ़ाई, आटा और मोबाइल का डाटा, इस सब में आम आदमी उलझ के रह गया है कि उसे कोई सही बात सुनने समझने का मौका ही नहीं है। शॉर्ट वीडियो देखने की आदत ने पूरे ताने बाने को खराब कर रखा है। कोई सच्चाई सुनना नहीं चाहता और सुन ले तो उस पर अमल नहीं करना चाहता, जानना नहीं चाहता कि सच्चाई क्या है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आपको पिछले लोकसभा चुनाव के पहले वाराणसी रेलवे स्टेशन के सामने का पुल हादसा याद है? याद आ गया होगा। आपको गुजरात का मोरबी पुल हादसा याद है? आपको बिहार का 3 पुल हादसा याद है? अब तो सच्चाई सामने आ गई है। जानते हैं कि पुल हादसे क्यों हो रहे हैं? सरकार ने एक कानून बनाया। कानून ये बनाया कि जो भी आदमी किसी राजनीतिक दल को, कोई आदमी या कंपनी अगर राजनीतिक दल को चंदा देता है तो उसका नाम कहीं उजागर नहीं किया जाएगा। इस कानून की आड़ लेकर, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला देश का सबसे घिनौना और जघन्य घोटाला है। आजादी के बाद तक आज तक जितनी बातें उठी, हालांकि 10 साल की ये शासन और इनके पहले के जो शासन आए, इन्होंने उस बारे में कोई बात ये सामने नहीं कह पाए, लेकिन फिर भी ये घोटाला सबसे घिनौना घोटाला है। क्यों है जानते हैं? इसलिए कि जिस कंपनी को ठेका देना होता था, उस कंपनी के पास इनका संदेश पहुंच जाता है कि तुम्हें अगर ठेका चाहिए तो तुम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दो, तब तुम्हें ठेका मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि जब वो चंदा देने के एवज में ठेका पाए हैं तो उस पुल की मजबूती क्या रहेगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आप बताइए अपने मुंह से, पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? सड़कें टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी? वो इसलिए हो रहा है कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी, ज्यादातर 99% से ज्यादा काम पाने का जो रेशियो है वो गुजरात बेस्ड कंपनियों का है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री के इलाके के लोग हैं, अपने रसूख के बल पे काम ले लेते हैं, उसके बाद उसमें ऐसा बालू मिला के काम करते हैं कि पुलों का गिरना, सड़कों का धंसना अब इस सरकार में एकदम आम बात हो गई। उसमें कौन मर रहा है, कौन धंस रहा है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसको इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिला है। जिसने नहीं दिया उसको जेल भेजा गया, उसका उत्पीड़न किया गया। जिसने दे दिया, जैसे दवाई कंपनियों से इन्होंने ले लिया, दवाई कंपनियों ने बदले में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना तक दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। साथियों, तीसरी बात ले लीजिए, इन्होंने अस्पतालों से चंदा ले लिया। क्यों ले लिया? अस्पताल में तो भाई गरीब इलाज कराने आता है या अमीर भी आता है मान लीजिए, तो जो इलाज करने वाली जगह है उनसे आप चंदा लेंगे। क्यों लिया जानते हैं? क्योंकि वो जनता को लूट रहे थे अस्पताल। जनता ने फोरम पे शिकायत की कि साहब ये मेरे साथ गलत हो रहा है। इन्होंने बजाय कार्यवाही करने के, आरोपियों को सजा दिलाने के, उनसे चंदा ले लिया और उनको क्लीन चिट दे दी। बदले में आरोप दर्ज कराने वालों को मुकदमा दर्ज कराया गया कि तुमने डॉक्टरों के काम में बाधा पहुंचाई, इसलिए तुम पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
कोई ऐसा क्षेत्र, बड़ी बेशर्मी से प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे बड़ी लज्जा आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हम लाए तब तो लोगों को पता लगा कि ऐसा होता है। मतलब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी चोरी की लज्जा आने के बजाय वो आदमी अपना सीना फुलाता है कि साहब हम लाए तो आपको पता लगा, पहले तो पता ही नहीं लगता था। अरे पहले क्या, राजनीति चाहे जितनी गंदी रही हो, लेकिन धमका के चंदा लेने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। किसी लालच के नाम पर चंदा लेने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना कोई शिकायत है। ये पार्टी पहली पार्टी ऐसी है जो सीना ठोक कर भ्रष्टाचार करती है, उसके बाद कहती है हाँ मैंने किया। क्या कर लोगे तुम मेरा? हम तो 400 पार आएंगे। 400 पार आएंगे मतलब तुम क्या कर लोगे, अब ये तुम सोचो। तो मेरे कहने का मतलब साथियों, आपको समझना होगा कि आप किसे वोट दे रहे हैं। विपक्ष वालों की बात कर लूं थोड़ा सा, चले आए। पहले आदरणीय राहुल गांधी गए बिहार में और उन्होंने साहब नीतीश कुमार से गठबंधन कर लिया। एक ऐसे अविश्वसनीय राजनीतिज्ञ के साथ गठबंधन की कौन सी मजबूरी थी? और आप जानते हैं नीतीश अपने राज्य में 15 साल 20 साल का उन लोगों का शासन है, अपने यहां जमींदारी उन्मूलन नहीं करा पाए। जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट जो उत्तर प्रदेश में पास है वो बिहार मध्य प्रदेश में आज तक नहीं पास हुआ है। और आप जानते हैं उन्होंने राहुल गांधी के कान में कह दिया कि साहब जाति की जनगणना करा लो, जाति जनगणना के नाम से हिस्सेदारी मिलेगी। क्या किसी लोकतंत्र में, किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि आपकी जेब में कमाया गया पैसा कोई आपसे बिना आपकी मर्जी के ले ले? क्या आप ले दे देंगे? इस तरीके से वर्गवाद की आग लगाने का मंत्र नीतीश बाबू ने राहुल गांधी को दे दिया और नीतीश खुद चले गए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, और राहुल गांधी जगह जगह जाति जनगणना कराने का नारा देते हैं। अरे भाई, जनगणना होनी चाहिए। देश में संसाधनों का सही उपयोग उपभोग के बारे में आंकड़े तभी आएंगे जब जनगणना होगी, लेकिन जाति जनगणना के हिसाब से संपत्ति और संपदा का बंटवारा होगा। ये कौन सा, मतलब कौन सी ऐसी बुद्धि है? जो आदमी आज की डेट में कमाया, किसी, चलिए मैं मान लेता हूं कि कुछ आदमियों ने गलत तरीके से भी कमाया होगा, लेकिन अगर वो एस्टेब्लिश्ड है, समाज में उनका नाम रसूख या कुछ है, कौन सा कानून उनसे उनका पैसा छीन के गरीबों में बांट देगा? कौन सा ऐसा कानून है जो अक्षम लोगों को दे देगा? कहीं है कुछ ऐसा संभावना है? कहने का मतलब यह है कि जिसको आप सो कॉल्ड मजबूत विपक्ष कहते हैं, वे दिग्भ्रमित हैं, वे शिकार हैं भ्रम का कि कैसे करें क्या करें। सत्ता बदलना ही उनका एकमात्र ध्येय है। व्यवस्था बदलने के बारे में उनके पास कोई प्री प्लान नहीं है, क्योंकि वो कभी देश के बारे में सोचते नहीं। सत्ता है तो सत्ता के एंजॉय के बारे में सोचना है, और सत्ता नहीं है तो सत्ता कैसे पाया जाए इसके बारे में सोचना है। मैं इन्हीं बातों को लेकर आपके पास आया हूं कि आपको इस सत्ता पाने और सत्ता गंवाने की लड़ाई से अलग हटके उनका मोहरा बिना बने फैसला लेना होगा और सही आदमी को चुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आदमियों का चुनाव करना पड़ेगा। जब आप गुणा गणित जीत हार के चक्कर में आकर वोट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपना भविष्य खो देते हैं। आप ऐसे नेताओं को, ऐसे वक्ताओं को, ऐसे लोगों को जो देश समाज अपने क्षेत्रवासियों के विषय में सोच रहे हैं, उनको निराशा के अंधकार में धकेल देते हैं। उनके मन में भी ये बात आने लगती है कि देश और देश की जनता ऐसे ही है, कुछ भी चिल्लाने करने का फायदा नहीं है। लिहाजा वहां से सब गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। बाहरी लोग, पैसे के बल पे लोग, छल कपट के बल पे लोग, संसाधन के बल पे लोग आते हैं, सब जवाब दिखाते हैं और आपका वोट लूट कर चले जाते हैं, और बदले में आपके पास रह जाती है बदनसीबी। अगर उस बदनसीबी से बचना है तो सही आदमियों का चुनाव करने पर जोर देना होगा। सही आदमियों का चुनाव करना ही हमारे आपके भविष्य को, इस देश के, इस क्षेत्र के भविष्य को आगे ले जा सकता है। हमारी इतनी ही प्रार्थना है। फिर से मैं एक बार याद दिला दे रहा हूं आपको, ईवीएम वोटिंग मशीन के 8वें खाने की बटन
बल्लेबाज चुनाव चिन्ह का बटन दबाना है और आपके प्यारे ब्रजेंद्र त्रिपाठी, बीडी त्रिपाठी भाई को जिताना है। मेरी यही इतनी आपसे गुजारिश है, यही अपना निवेदन है। इसी के लिए इतनी लंबी बातचीत आपसे की। हो सकता है भावावेश में कुछ गलत अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया हो, कुछ तहस में आ गया हूं, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। मुझे वोट दीजिए, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। यही इतने वादे के साथ अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय आदर्शवाद।